हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास यानी कस्टम एक्सेप्शन क्लास के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको पूरा जानकारी मिलेगा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास के बारे में कि हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाते हैं यानी कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रोज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सभी जानकारी मिलेगा यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए हम आपको बताते हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास यानी कस्टम एक्सेप्शन क्लास का डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन है दिस इज डिजाइनड प्रोग्रामर टू परफॉर्म और क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन क्लास टू यूज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो फ्रेंड डेफिनेशन का मतलब हुआ कि यह जो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास होता है यानी कस्टम एक्सेप्शन क्लास होता है, यह प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। मतलब कि प्रोग्रामर के द्वारा यह क्लास बनाया जाता है। किस काम के लिए बनाया जाता है? जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हमें रिक्वायरमेंट होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करने की, तो उस सिचुएशन में हम खुद का अपना यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कैसे क्रिएट करते हैं हम आगे आपको सिंटैक्स से बताएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When we want to make a custom यानी user defined exception class, in that case we need to extend or inherit exception class या run time exception class। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप अपना खुद का यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनहेरिट करना पड़ेगा यानी एक्सटेंड करना पड़ेगा। किसको? एक्सेप्शन क्लास को या फिर रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, ये कैसे इनहेरिट करेगा हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, एंड उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप समझ लेते हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास की कैटेगरीज। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आप यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं तो वह दो कैटेगरीज का बनता है, या तो बनता है चेक्ड कैटेगरी और दूसरा बनता है अनचेक्ड कैटेगरी। चेक्ड कैटेगरी होगा यानी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होगा, अनचेक्ड कैटेगरी होगा यानी रन टाइम एक्सेप्शन होगा। ठीक है, तो इससे जो मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको चेक्ड कैटेगरी यानी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन की कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनचेक्ड कैटेगरीज यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास कि हम खुद का अपना यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट करेंगे और उसे हम अनचेक्ड कैटेगरीज में कैसे लाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, हम आपको इसे अब सिंटैक्स से समझाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास मतलब कि खुद का एक्सेप्शन क्लास अपना क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी अपना अनचेक्ड कैटेगरीज में, तो आपको करना ये होगा कि आपको एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और अपनी क्लास में रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको बेस क्लास की यानी सुपर क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा और स्ट्रिंग के साथ ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास को क्लोज करना पड़ेगा। तो अब जो ये आपका टेस्ट क्लास है ना, अब ये टेस्ट क्लास आपका एक्सेप्शन क्लास बन गया है। एक्सेप्शन क्लास बना है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास, लेकिन कौन सी कैटेगरीज का बना है? अनचेक्ड कैटेगरीज का बना है, मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, इससे जो मेरा लास्ट पहले वाला वीडियो है उस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास चेक्ड कैटेगरीज में कैसे बनाते हैं। चेक्ड कैटेगरीज में बनाने के लिए हमें एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है
और अनचेक्ड कैटेगरीज में बनाने के लिए हमें रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चेक्ड कैटेगरीज और अनचेक्ड कैटेगरीज में हम अपनी एक्सेप्शन क्लास को लेकर जाना चाहते हैं तो कौन सी क्लासेस को हम अपनी क्लासेस के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं चेक्ड कैटेगरी और अनचेक्ड कैटेगरीज क्लासेस की हायरार्की। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा चेक्ड कैटेगरी और अनचेक्ड कैटेगरीज की हायरार्की। तो एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर जितनी सभी क्लासेस आती है ना, ये सभी क्लासेस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी चेक्ड कैटेगरीज की क्लासेस है। और रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर, जैसे ये रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर ये जितनी क्लासेस आ रही हैं ना, ये सभी क्लासेस रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड कैटेगरीज की क्लासेस है। ठीक है, तो जब भी हम अपनी क्लासेस को अनचेक्ड कैटेगरीज में लाना चाहते हैं ना एक्सेप्शन क्लासेस को, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को अपनी क्लासेस के अंदर इनहेरिट कर लेंगे। जैसे ही हम इनहेरिट करेंगे तो हमारी जो क्लासेस होगी वह क्लासेस अनचेक्ड कैटेगरी यानी रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हमारा अब टेस्ट क्लास है, ये टेस्ट क्लास हमारा अनचेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन क्लास है, क्योंकि हमने रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस को अपनी क्लासेस के अंदर इनहेरिट करा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपका अब ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि चेक्ड कैटेगरीज और अनचेक्ड कैटेगरीज की एक्सेप्शन क्लासेस क्या होती है, और हम अगर यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस बना रहे हैं और उस क्लासेस को हम चेक्ड कैटेगरीज में लाना चाह रहे हैं तो कौन सी क्लासेस को इनहेरिट करेंगे, और अनचेक्ड कैटेगरी में लाना चाह रहे हैं तो कौन सी क्लासेस को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको अनचेक्ड कैटेगरीज यानी रन टाइम एक्सेप्शन कैटेगरीज का ऊपर हम आपको एक प्रोग्रामिंग करा देते हैं। तो फ्रेंड इस एग्जाम्पल को देखिए और ध्यान से समझिए कि हम इस एक्सेप्शन क्लास में क्या करा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया इनवैलिड एज के नाम से, और इसमें इनहेरिट कर लिया रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, तो अब जो ये हमारा इनवैलिड एज क्लास है ना, अब ये हमारा एक्सेप्शन क्लास हो गया है अनचेक्ड कैटेगरीज का यानी रन टाइम कैटेगरीज का। ठीक है, और इसके क्लास के अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया इनवैलिड एज हमारा क्लास है, इस क्लास को हमने यूज़ करते हुए। ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिंग में str1 एक वेरिएबल पास कर लिया। ठीक है, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया। सुपर कंस्ट्रक्टर मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन क्लास की कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। ठीक है, सुपर क्लास की कंस्ट्रक्टर के बारे में समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा करके सुपर कंस्ट्रक्टर के बारे में वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया, उसके बाद हमने अपना क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब जो ये इनवैलिड एज हमारा क्लास है ना, अब ये इनवैलिड एज हमारा एक्सेप्शन क्लास बन चुका है अनचेक्ड कैटेगरीज का। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आई थिंक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्लियर। अब हम देखिए एक नया क्लास क्रिएट करते हैं। हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया यूज़र एक्सेप्शन 2 के नाम से। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। ठीक है, इस मैन मेथड के अंदर हमने इंट में एक एज नाम का वेरिएबल लिया और इसमें 15 असाइन कर दिया, मतलब कि 15, और इसमें हमने एक कंडीशन लगा दिया इफ़ एज लेस देन 18, मतलब कि अगर एज की वैल्यू 18 से कम होगा तब क्या होगा, हमारे क्लास की एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ये हमारा इनवैलिड एज है क्लास, इस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। कब ऑब्जेक्ट बनेगा, एज जब 18 से कम होगा तब जाकर हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इनवैलिड एज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू कीवर्ड की मदद से, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक मैसेज दे दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट।
ठीक है। और फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करा दिया थ्रो कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड के बारे में पूरा डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं, थ्रो कीवर्ड के बारे में वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थ्रो कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट को थ्रोज करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अगर एज हमारा 18 से कम नहीं आया तो फिर हमारा एल्स पार्ट चलेगा, और एल्स पार्ट में हमने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू कैन वोट, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में लिखा हुआ है एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड्रो जावा, अपने चैनल का नाम, ये लिखा हुआ है हमने मेन मेथड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड को बंद कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो हमारा प्रोग्राम है एक वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हमने वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बनाया है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अगर यूज़र की एज 18 से कम होगा तो यूज़र वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और एक्सेप्शन थ्रो होगा और हमें एक्सेप्शन मिलेगा। और न अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है, मतलब कि 19 है, 20 है, 21 है, तो फिर वह वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये एक वोटिंग सिस्टम का एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम है। तो जब भी आपसे इंटरव्यूअर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पूछे, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन के बारे में, वो भी अनचेक्ड कैटेगरीज के बारे में, तो इस प्रोग्राम को आप अपने इंटरव्यू सेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब चलिए हम इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर मशीन पर आपको चला करके दिखा देते हैं, और सभी डाउट आपका वहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो प्रैक्टिकल सेशन में इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, और जो आपके साथ डाउट आएगा उन सभी डाउट को हम इस यहाँ पे क्लियर भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको प्रोग्राम समझा देते हैं। प्रोग्राम है, हमने एक क्लास बनाया इनवैलिड एज के नाम से, और इसमें इनहेरिट कर लिया रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। तो अब जो ये हमारा इनवैलिड एज क्लास है, ये एक यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन क्लास है, बन चुका है, और वो भी कौन सी, अनचेक्ड कैटेगरीज का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, इसके अंदर स्ट्रिंग में str1 एक वेरिएबल पास कर लिया, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और ये जो हम वेरिएबल यहाँ पे str1 पास कर रहे हैं उस वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए। तो हमने लिखा बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हियर, ठीक है। तो बेसिकली सुपर कंस्ट्रक्टर का हम यहाँ पे यूज़ करने का मतलब हुआ कि हम रन टाइम एक्सेप्शन क्लास की जो कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दे रहे हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। तो अब जो ये हमारा इनवैलिड एज है, ये एक बन चुका है एक्सेप्शन क्लास यूज़र डिफाइन का, ठीक है। और अब हम एक नया क्लास बनाएंगे यूज़र एक्सेप्शन 2 के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम एक मैन मेथड लिख लेंगे, ठीक है। और इस मैन मेथड के अंदर हम देखो अब लिख रहे हैं इंट में एज एक वेरिएबल लिया और इसमें 15 असाइन कर दिया, मतलब कि 15। और हमने एक यहाँ पे कंडीशन लगा दिया मैन मेथड के अंदर कि अगर हमारा एज 18 से कम होगा तब हमारा एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे न्यू कीवर्ड की मदद से इनवैलिड एज क्लास का, जो ऊपर में है ये इनवैलिड एज क्लास, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि यह एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास कर दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये मैसेज हमें मिलेगा अगर यूज़र की एज 18 से कम होगा तो, ठीक है। अगर ये और उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रोज कर देंगे थ्रो कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के थ्रो कीवर्ड के ऊपर वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, थ्रो कीवर्ड का बेसिकली यूज़ होता है
कस्टम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास की ऑब्जेक्ट को थ्रोज करने के लिए, ठीक है। इस थ्रोज कीवर्ड का इतना ही काम होता है, ठीक है। अगर इफ़ ब्लॉक फेल हो गया तो हमारा फिर एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू कैन एलिजिबल टू वोट, ठीक है। उसके बाद मैन मेथड के अंदर हमने एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड्रो जावा, अपने चैनल का नाम। उसके बाद यहाँ पे हमने मैन मेथड को क्लोज कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड, आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम में आप ध्यान दीजिए, हमने कोई ट्राई और कैच ब्लॉक यूज नहीं करा है और एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चला है, ठीक है। और एक्सेप्शन को हम थ्रो भी करा रहे हैं, लेकिन हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप बताइए यह प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा कि नहीं? तो जी फ्रेंड, ये प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, और जब हम रन करेंगे तब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। चलिए हम कंपाइल करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने प्रोग्राम को किया कंपाइल जावा सी यूज़र एक्सेप्शन 2.java। प्रोग्राम को किया कंपाइल, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। और जैसे ही हम प्रोग्राम को किए हैं रन, जैसे यहाँ पे देखिए जावा स्पेस यूज़र एक्सेप्शन 2, तो अब देखिए यहाँ पे रन टाइम पे हमें एक्सेप्शन मिला है, ठीक है। और एक्सेप्शन हमें क्या मिला है? एक्सेप्शन मिला है मैन थ्रेड के अंदर इनवैलिड एज क्लास के अंदर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। एट यूज़र एक्सेप्शन 2.main यूज़र एक्सेप्शन जावा कॉलन 12, मतलब कि 12 जो 12 नंबर लाइन है, मतलब कि ये 12 नंबर इसी लाइन पे एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो यह जो पूरा डिटेल्स प्रिंट हुआ है ना, ये इतना लाइन 2-3 लाइन यह प्रिंट हुआ है यह प्रिंट हुआ है ऑब्जेक्ट की डिटेल्स। ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मतलब क्या? यह जो हम ऑब्जेक्ट थ्रो करे हैं ना, इसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होकर के आया हुआ है। आप देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर हम जो यहाँ पे मैसेज पास किए हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो यह मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यह मैसेज यहाँ पे आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आप एक बार यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने तो कोई एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा, हमने तो कोई एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करा, और ना ही हमने कोई ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया। तो फिर ये इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स कैसे यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, आप बताइए। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चलेंगे, ठीक है, जैसे हम हैंडल करके इस प्रोग्राम के अंदर नहीं चले हैं, तो यह जो ऑब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट पास हो जाता है हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इस ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है और फिर इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स हमें प्रिंट करके यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो हैंडलर होते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। एक होता है ट्राई और कैच, जो हम प्रोग्राम के थ्रू अपने बाई प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किया जाता है, और दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर वह एक्सेप्शन हैंडलर होता है जो कि जावा लाइब्रेरी के अंदर होता है, ठीक है। अगर प्रोग्रामर इस एक्सेप्शन क्लास को हैंडल करके नहीं चलेगा तो यह एक्सेप्शन क्लास डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास हो जाएगा और हमारी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स है वह डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका सिस्टम मतलब कि अगर इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है तो फिर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी आपका प्रोग्राम आप डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इस मतलब कि JVM इस मैन मेथड को एबनॉर्मल टर्मिनेट कर देगा और फिर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट हुआ है
और नीचे की जो लाइन है ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यह लाइन नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है, रन टाइम के एक्सेप्शन में। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अभी यह प्रोग्राम जो रन हुआ है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एक्सेप्शन क्लास की ऑब्जेक्ट को, मतलब कि इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हमें खुद से हैंडल करके चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। कंपाइल तो हो जाएगा, मतलब कि हम हैंडल करें इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को या फिर हैंडल नहीं करें, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम खुद से हैंडल कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो देखिए इस लाइन के अंदर एक्सेप्शन है, मतलब इफ़ ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है ना, तो इस इफ़ ब्लॉक को हमने डाल दिया है ट्राई ब्लॉक के अंदर, और ट्राई के बाद जस्ट हमने यहाँ पे कैच यूज़ किया, और उस एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे हैंडलिंग कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पास कर दिया ई, ठीक है, और ई डॉट प्रिंट स्टैक करके हमने इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने एक कैच ब्लॉक के अंदर मैसेज खुद का दे दिया ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि किस वजह से हमारा एक्सेप्शन आया हुआ है ना। उसके बाद देखिए कैच ब्लॉक के अंदर हमने एक टेस्टिंग पर्पस के लिए एक हमने मैसेज लिख दिया हुआ है टेस्ट ब्लॉक से बाहर, यानी मैन मेथड के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड्रो जावा अपने चैनल का नाम, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो और रन करेंगे, अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो हमारा ये मैसेज प्रिंट होकर के आएगा, अगर सक्सेसफुली रन नहीं होगा तो हमारा ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब रन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, हमने प्रोग्राम को सबसे पहले किया कंपाइल, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। जैसे ही हमने रन किया प्रोग्राम को, यहाँ पे देखिए जावा स्पेस यूजर एक्सेप्शन 2, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन अकर हुआ है ना। फिर इस एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे हैंडल करा, देखिए यहाँ पे हैंडलिंग कोड भी चला है। फिर लास्ट में हमारा चला है अपना मैसेज एंड्रो जावा, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्सेप्शन अकर हुआ है लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 कौन सा है, ये इस लाइन पे हमारा एक्सेप्शन अकर हुआ है, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्शन अकर हुआ इस लाइन पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया गया जेवीएम को, और जेवीएम मैन मेथड से पूछ रहा है क्या आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हो। तो मैन मेथड ने बोला जी हाँ हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है। तो फिर ये जेवीएम क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और जैसे ही कैच ब्लॉक के अंदर वह ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट हो गई, और लास्ट में हमारा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो हमने कोड लिया हुआ है मैसेज, ये भी प्रिंट हो गया, और उसके बाद हमारा लास्ट में अपना मैसेज भी प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हमारा आप देखिए प्रोग्राम जो है टॉप टू बटन, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बटन तक, मतलब कि लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट लाइन में हमारा एंड्रो जावा ये मैसेज लिखा हूँ, और देखिए ये मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन अकर हुआ, फिर हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया, फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल करके हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है फ्रेंड। लेकिन इससे पहले जैसे हमने यहाँ पे अपने एक्सेप्शन जैसे ही हमारा आया था हमारे क्लास के अंदर, तो देखिए हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था एबनॉर्मल, ठीक है। लेकिन इस बार हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर अगर हमारे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है तो हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट कर देता है। लेकिन अगर हम खुद से एक्सेप्शन
ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चलते हैं तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कंपाइल करने के लिए हमें ट्राई और कैच ब्लॉक की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी मतलब कि चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी की अगर हम ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं तो उसे कंपाइल करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक की नीड होती है। थैंक यू।